आइए जानते हैं फटाफट झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। छठ पर्व पर ना बांटे सूप और दूरा, नहीं तो नेताजी पर होगा केस, चुनाव आयोग की सख्त हिदायत। अगर नेताजी त्योहार की आड़ में प्रचार करते पाए गए तो उन्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार नेताजी छठ जैसे पर्व के मौके पर भी सूप दौरा नहीं बांट पाएंगे और न ही पूजा समितियों के कार्यक्रम में शामिल होकर प्रचार कर पाएंगे। दरअसल विधानसभा चुनाव के चलते लागू आचार संहिता ने नेताजी पर सार्वजनिक रूप से पर्व मनाने पर रोक लगा दी है। इसके तहत न तो वे कोई उपहार बांटेंगे और न ही ऐसा कोई काम करेंगे जो चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के दायरे में आएगा। मुख्य चुनाव पदाधिकारी के रवि कुमार ने इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव आचार संहिता का हवाला देते हुए कहा है कि इसमें सभी बातें स्पष्ट रूप से अंकित हैं। पूजा अर्चना पर कोई रोक नहीं है। इसके जरिए राजनीतिक संदेश नहीं दिया जाना चाहिए और न ही इसे प्रचार का माध्यम बनाया जाना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। त्योहार के दौरान किसी भी तरह का सामान या उपहार बांटा गया तो इसे भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। चुनाव आयोग ने त्योहार के दौरान नेताजी की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। चुनाव आयोग को आशंका है कि दीपावली और छठ के मौके पर लोगों के बीच बड़े पैमाने पर उपहार बांटे जाएंगे। इसे ध्यान में रखते हुए आयोग ने राज्य भर में गठित 350 टीमों के साथ ही धावा दल को भी अलर्ट कर दिया है। विभिन्न विभागों द्वारा गठित अधिकारियों की एक बड़ी टीम इस दौरान आचार संहिता के उल्लंघन पर गंभीरता से नजर रखेगी। लुईस मरांडी जामा से लड़ेंगी चुनाव, जामुमो ने सस्पेंस किया खत्म। लुईस मरांडी पर जारी सस्पेंस को जामुमो ने आखिरकार समाप्त कर दिया है। जामुमो ने लुईस मरांडी को जामा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। लुईस मरांडी ने जब से जामुमो का दामन थामा है तभी से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टी उन्हें जामा सीट से अपना उम्मीदवार बनाएगी। जामा में अब जामुमो की लुईस मरांडी का मुकाबला भाजपा के सुरेश मुर्मू से होगा। गौरतलब हो कि जामा सीट जामुमो के लिए बेहद ही खास मायने रखती है। इस सीट पर शिबू सोरेन के बड़े बेटे और हेमंत सोरेन के बड़े भाई दुर्गा सोरेन चुनाव लड़ा करते थे। उनके निधन के बाद हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने इस सीट पर जामुमो के टिकट से चुनाव लड़ा और विधायक बनी। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान नाराजगी के बाद सीता सोरेन ने जामुमो से इस्तीफा दे दिया और भाजपा में शामिल हो गईं। वहीं दुमका सीट से टिकट कटने पर लुईस मरांडी भाजपा से नाराज थीं। दुमका से उनकी जगह भाजपा ने सुनील सोरेन को टिकट दिया है। इससे नाराज होकर लुईस मरांडी ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया और जामुमो में शामिल हो गईं, जिसके बाद अब जामुमो ने उन्हें जामा से उम्मीदवार बनाया है। चुनावी मैदान में उतरे सुदेश महतो, समर्थकों की भीड़ देखकर दिखाया विक्ट्री साइन। आजसू प्रमुख सुदेश महतो सिल्ली विधानसभा क्षेत्र की जनता से आशीर्वाद लेने के लिए एक बार फिर चुनाव मैदान में उतरे हैं। 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान अपना किस्मत आजमाने उतरे सुदेश महतो ने 25 अक्टूबर को नामांकन किया। अपने समर्थकों के साथ मोरहाबादी मैदान से रांची समाहरणालय पहुंचे सुदेश महतो के साथ उनकी पत्नी, दोनों बेटी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा भी मौजूद रहे। इस मौके पर असम के सीएम हिमंता विश्व शर्मा ने जहां शुभकामना दी, वहीं सुदेश महतो ने राज्य में 5 वर्षों से चल रही हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प दोहराया। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सुदेश महतो ने कहा कि जिस तरह से राज्य में 5 सालों से कुशासन है और भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है, उससे जनता निजात पाने के लिए एनडीए के पक्ष में आशीर्वाद देने का काम करेगी। कांग्रेस के अंदर टिकट बेचने के लग रहे आरोप के बहाने सुदेश महतो ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि इस दल में एक बेचने वाला होता है और एक खरीदने वाला होता है। इनका इतिहास भी यही रहा है। टुंडी और बरहेट सीट को लेकर एनडीए के अंदर चल रहे खटास पर सुदेश महतो ने कहा कि राजग के अंदर जल्द ही मिल बैठकर दूर कर लिया जाएगा। 21 जून 1974 को जन्मे सुदेश महतो महज
25 साल की उम्र में विधायक बनने में सफल हुए थे। साल 2000 में सिल्ली विधानसभा क्षेत्र की जनता ने भारी मतों से सुदेश महतो को जिताया था। इसके बाद यह सिलसिला जारी रहा और 2005, 2009 और 2019 में सिल्ली विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने में वह सफल रहे। अर्जुन मुंडा के शासनकाल में 11 दिसंबर 2010 को सुदेश महतो झारखंड के उपमुख्यमंत्री बनने में सफल रहे। अलग राज्य बनने से पहले और बाद में राजनीतिक उतार चढ़ाव को नजदीक से देखने वाले आजसू प्रमुख सुदेश महतो को 2014 के विधानसभा चुनाव में झटका लगा और इस चुनाव में अमित महतो ने जीत दर्ज करने में सफलता पाई। एक बार फिर सुदेश महतो सिल्ली की जनता से आशीर्वाद लेने चुनाव मैदान में उतरे हैं और उन्हें भरोसा है कि सफलता जरूर मिलेगी। भाजपा के महिला असुरक्षा वाले बयान पर झामुमो ने किया पलटवार, कह दी ये बड़ी बात। झारखंड में चुनावी समर के दौरान राजनीतिक पार्टियों के बीच तल्खी और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। गुरुवार को भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने बयान जारी कर कहा था कि हेमंत सोरेन की सरकार में राज्य की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। राज्य में महागठबंधन की सरकार के 5 वर्षों में 7,200 से अधिक बलात्कार की घटनाएं हुई हैं। प्रतुल शाहदेव के इस बयान पर झामुमो की ओर से पलटवार किया गया है। झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने बीजेपी को बलात्कारी जनों की पार्टी बताया है। झामुमो नेता ने कहा कि आसाराम बापू, राम रहीम, चिन्मयानंद, कठुआ और उज्जैन की घटना पर भाजपा को बोलना चाहिए। भाजपा को यह बताना चाहिए कि गुजरात में 44,000 महिलाएं कैसे और कहां गायब हो गईं। झामुमो नेता ने कहा कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों, व्यभिचारियों की पार्टी बनकर रह गई है। झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय के बयान को ओछा बताते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने कहा कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता ने तथ्यों पर आधारित बात कही है। राज्य में एक साल में 118 महिलाओं पर जुर्म हुए हैं, उसमें 80 अपराध सिर्फ रांची में हुए हैं। यह आंकड़े बताते हैं कि राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। तुहिन सिन्हा ने कहा कि झारखंड में जिस प्रकार से लव जिहाद और अपराध के मामले बढ़े हैं, खासकर संथाल परगना क्षेत्र में, वह चिंता का विषय है। उन्होंने हेमंत सरकार पर बांग्लादेशियों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया है। गौरतलब हो कि भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आरोप लगाया था कि हेमंत सोरेन सरकार के 5 सालों में 7,200 रेप और 7,000 से ज्यादा हत्या सहित कई अन्य अपराध हुए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा था कि जब राज्य की राजधानी रांची ही असुरक्षित है तो राज्य की क्या स्थिति होगी, इसका अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। झामुमो प्रवक्ता को तथ्यों के आधार पर बात करने की चुनौती देते हुए भाजपा नेता ने कहा कि देश के जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां महिलाओं की सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बरही से कांग्रेस प्रत्याशी अरुण साहू का नामांकन, विधायक उमाशंकर अकेला का टिकट काट बनाए गए हैं उम्मीदवार। हजारीबाग बरही विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने अरुण साहू को मैदान में उतारा है। वर्तमान विधायक उमाशंकर अकेला का टिकट काटकर अरुण साहू को उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी ने 24 अक्टूबर को आखिरी वक्त में लिस्ट जारी कर अरुण साहू पर भरोसा जताते हुए उन्हें टिकट दिया है, जिसके बाद अरुण साहू ने 25 अक्टूबर को नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के दौरान उनके साथ सैकड़ों समर्थक और कांग्रेस कार्यकर्ता नजर आए। लंबे संघर्ष और पार्टी के प्रति समर्पण के कारण ही अरुण साहू को विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से प्रत्याशी बनाया गया है। नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने कहा कि बरही का विकास और रोजगार के अवसर पैदा करना मुख्य उद्देश्य होगा। अरुण साहू कहते हैं कि विकास एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा जारी रहेगी। विधायक उमाशंकर अकेला ने क्षेत्र में काफी काम किया है। जो काम उन्होंने अधूरे छोड़े हैं उन्हें पूरा किया जाएगा और क्षेत्र का पूर्ण विकास किया जाएगा। उन्होंने प्रत्याशी बनाए जाने के लिए आलाकमान का आभार जताया है। अरुण साहू 2014 से कांग्रेस में सक्रिय राजनीति में हैं। अरुण साहू के पिता स्वर्गीय तिलेश्वर साहू भी सक्रिय राजनीति में रहे हैं। उनके पिता तिलेश्वर साहू 2011 में आजसू में शामिल हुए थे, लेकिन 8 मई 2014 को महिला दिवस के अवसर पर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई।
उनकी हत्या के बाद उनकी पत्नी साबी देवी 2014 का चुनाव लड़ना चाहती थीं, लेकिन उस साल भाजपा और आजसू के बीच गठबंधन के कारण उन्हें टिकट नहीं मिल सका, जिसके बाद उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव लड़ा। उस समय उन्हें करीब 40,000 वोट मिले थे। अब उनके बेटे अरुण साहू कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। धनवार सीट से निरंजन राय ने की चुनाव लड़ने की घोषणा। जोड़ घटाव में जुटे राजनीति के धुरंधर। गिरिडीह धनवार विधानसभा की राजनीति हर रोज करवट बदल रही है। यहां से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के उम्मीदवार रहने से यह सीट सूबे की हॉट सीटों में से एक बन गई है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से भाकपा माले के अलग होने से इस सीट पर जेएमएम ने भी उम्मीदवार देने की घोषणा कर दी है। जेएमएम ने यहां से निजामुद्दीन अंसारी को प्रत्याशी बनाया है। वहीं भाकपा माले के राजकुमार यादव ने भी नामांकन कर दिया। अब क्षेत्र के चर्चित समाज सेवी निरंजन राय ने भी यहां से निर्दलीय खड़े होने की घोषणा कर दी है। निरंजन के इस घोषणा व उनके समर्थकों की संख्या को देखते हुए यहां की राजनीति ही नई दिशा की तरफ चली गई है। यहां बता दें कि निरंजन की क्षेत्र में अच्छी पकड़ है। अब इनकी दावेदारी से इस सीट की स्थिति का आकलन में विभिन्न पार्टियों के धुरंधर जुट गए हैं। निरंजन के इस घोषणा से पहले धनवार विधानसभा क्षेत्र के पिपलों में रायशुमारी की गई। इस रायशुमारी में विभिन्न जाति व धर्म के लोग जुटे। सभी के सहमति से निरंजन ने चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा कर दी और यहां पर मौजूद लोगों ने एकजुटता दिखाने की शपथ भी ली। निरंजन ने कहा कि वे और उनका परिवार दशकों से समाज की सेवा में जुटा रहा है। अब यहां की जनता ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारने का निर्णय लिया है। जनता के कहने पर ही उन्होंने निर्दलीय ही मैदान में उतरने का मन बनाया। उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा है कि यहां के लोगों की उन्नति हो, सिंचाई का साधन हर खेत तक हो, ताकि यहां के लोगों को पलायन न करना पड़े, लोगों को रोजगार मिले। उन्होंने कहा कि जनता का साथ रहा तो इस धनवार विधानसभा का कायाकल्प कर देंगे। इरफान अंसारी के बिगड़े बोल, सीता सोरेन पर की अभद्र टिप्पणी। जामताड़ा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी सह हेमंत कैबिनेट के मंत्री इरफान अंसारी अपने बिगड़े बोल की वजह से हमेशा विवादों में रहे हैं। इस बार उन्होंने जामताड़ा से भाजपा प्रत्याशी सह शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर नए विवाद को जन्म दे दिया है। भाजपा ने इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि इरफान अंसारी ने सड़क छाप की तरह बात कही है। इससे महिलाओं के प्रति उनकी सोच परिलक्षित होती है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि शिबू सोरेन परिवार की बड़ी बहू के खिलाफ ऐसी बदजुबानी पर झामुमो की चुप्पी आश्चर्य का विषय है। इस मामले में झामुमो को कांग्रेस से कड़ी आपत्ति जतानी चाहिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि आगे फिर इस तरफ की बदजुबानी हुई तो भाजपा कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे। इस पर झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय ने पार्टी का पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि इस पर इरफान अंसारी को ही सफाई देनी चाहिए। वैसे राजनीति में इस तरह की अमर्यादित बातों की कोई जगह नहीं है। सीता सोरेन हमारी भाभी के समान है। राजनीति अपनी जगह है, उनका सम्मान आज भी पार्टी करती है, भले ही वो वैसे लोगों के साथ चली गई हैं जिनको झारखंड की जनता नापसंद करती है। दरअसल 24 अक्टूबर को नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत के क्रम में कांग्रेस नेता इरफान अंसारी ने भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। इरफान अंसारी ने उनको बोरो खिलाड़ी बताते हुए अमर्यादित बात कही थी। इसी मसले पर राजनीति गरमाई हुई है। बता दें कि सीता सोरेन हमेशा से जामा सीट से चुनाव लड़ती आ रही हैं। इस बार भाजपा ने उन्हें जामताड़ा में इरफान अंसारी के खिलाफ मैदान में उतारा है। सीता सोरेन ने नामांकन दाखिल करने के बाद वर्तमान सरकार पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि यह सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है। चुनाव के समय मैया सम्मान का झांसा दिया जा रहा है, लेकिन इस बार जनता सब कुछ समझ चुकी है। सीट शेयरिंग को लेकर देवघर जेडीयू कार्यकर्ताओं में नाराजगी। कामेश्वर दास ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन में शामिल विभिन्न दलों के नेता चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं, लेकिन सीट शेयरिंग के बाद
कई पार्टी के नेता असंतुष्ट नजर आ रहे हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। इनमें से एक देवघर विधानसभा के पूर्व विधायक जेडीयू नेता कामेश्वर दास भी शामिल हैं। कामेश्वर दास बताते हैं कि वह देवघर में एक टर्म विधायक रह चुके हैं और उन्होंने दावा करते हुए कहा कि देवघर की जनता का उन्हें अपार समर्थन प्राप्त है। लेकिन एनडीए फोल्डर में जेडीयू को झारखंड में मात्र 2 सीटें मिली हैं। उनकी भी इच्छा देवघर विधानसभा से चुनाव लड़ने की थी, लेकिन सीट बीजेपी के खाते में चली गई। इस कारण वह इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरेंगे। बता दें कि कामेश्वर दास वर्ष 2005 में जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार भी वह जेडीयू पार्टी की सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन जेडीयू ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वह भाजपा के साथ मिलकर झारखंड में 2 विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेगी। जेडीयू के खाते में झारखंड की सिर्फ 2 सीटें आई हैं और पार्टी ने उन दोनों सीटों के लिए प्रत्याशियों की भी घोषणा कर दी है, जिसमें जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा सीट से सरयू राय और तम्हाड़ विधानसभा से राजा पीटर को चुनाव मैदान में उतारा गया है। ऐसे में देवघर जेडीयू कार्यकर्ताओं का कहना है कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में जेडीयू को सिर्फ 2 सीट मिलने से कार्यकर्ताओं के मान सम्मान को ठेस पहुंचा है और मायूसी छाई है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जेडीयू को झारखंड में कम से कम 11 सीटें मिलनी चाहिए थीं, जिसमें देवघर विधानसभा सीट को जेडीयू को मिलना ही चाहिए था, क्योंकि इस सीट पर जेडीयू पहले भी अपना परचम लहरा चुका है और पार्टी का देवघर विधानसभा में जनाधार भी है। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए पूर्व विधायक कामेश्वर दास ने कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी 11 सीटें जदयू को नहीं देती है तो निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो से बातचीत हुई है। उन्होंने 29 अक्टूबर तक का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि 29 अक्टूबर तक यदि दोस्ताना संघर्ष के लिए भी सहमति बन जाती है तो वह जेडीयू के सिंबल पर देवघर से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। वहीं देवघर जेडीयू के जिला अध्यक्ष सतीश दास ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता पिछले कई वर्षों से पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं, ताकि चुनाव के समय ज्यादा से ज्यादा विधायक जीतकर सदन में पहुंच सकें। लेकिन एनडीए में सीट शेयरिंग से जदयू कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। यदि एनडीए फोल्डर में जदयू की सीटें नहीं बढ़ाई जाती हैं तो निश्चित रूप से पार्टी के टूटने का डर है। इस बात से जदयू के शीर्ष नेतृत्व को अवगत करा दिया गया है। शीर्ष नेतृत्व की ओर से 29 अक्टूबर तक का समय मिला है। यदि दोस्ताना संघर्ष के लिए पार्टी के नेता तैयार नहीं होते हैं तो आने वाले समय में देवघर के जेडीयू कार्यकर्ता कड़ा निर्णय लेने को भी विवश हो जाएंगे। वहीं पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सागर कुमार ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है। वर्तमान में 2 सीटों पर सहमति बनी है और अन्य सीटों पर जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता एनडीए के प्रत्याशियों को विजयी बनाने के लिए मेहनत करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि यदि जदयू के कार्यकर्ता पार्टी के आदेश अनुसार काम नहीं करते हैं और चुनाव लड़ने की बात करते हैं तो यह पार्टी विरोधी गतिविधि मानी जाएगी। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि देवघर विधानसभा के जदयू कार्यकर्ताओं का अगला रुख क्या होता है। यदि पार्टी के नेता बगावत करते हैं तो निश्चित रूप से एनडीए से देवघर के प्रत्याशी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चंपाई सोरेन और गणेश महली के बीच महामुकाबला, 2 बार बेहद कम अंतर से जीते चंपाई। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए चंपाई सोरेन ने 25 अक्टूबर को सरायकेला से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। यहां से महागठबंधन की तरफ से झामुमो के गणेश महली उम्मीदवार होंगे। ऐसे में दोनों के बीच कड़ा मुकाबला होने का अनुमान है। सरायकेला सीट पर झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में भी चंपाई सोरेन और गणेश महली के बीच कड़ा मुकाबला होने का अनुमान है। गणेश ने चंपाई को 2019 और 2014 में कड़ी टक्कर दी थी। एक बार फिर 2024 के चुनाव में दोनों आमने सामने हैं, लेकिन इस बार खास बात यह है कि गणेश महली बीजेपी छोड़कर झामुमो की टिकट पर चुनाव मैदान में हैं, तो वहीं चंपाई सोरेन झामुमो छोड़कर बीजेपी की टिकट पर गणेश को टक्कर देंगे।
सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपाई सोरेन ने झारखंड के सीएम की कुर्सी संभाली थी, लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन बेल पर बाहर निकले, एक बार फिर उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया और सीएम चंपाई सोरेन को पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद उन्हें झारखंड सरकार में मंत्री बनाया गया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने झामुमो में सम्मान नहीं होने का आरोप लगातार इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। इधर सरायकेला से 2014 और 2019 में बीजेपी उम्मीदवार रहे गणेश महल्ली ने भी कुछ दिन पहले ही बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और झामुमो में शामिल हो गए। झामुमो ने 25 अक्टूबर को अपनी चौथी सूची जारी की और उसमें गणेश महल्ली को सरायकेला से उम्मीदवार बनाया। ऐसे में एक बार फिर चंपाई सोरेन और गणेश महल्ली के बीच कड़ी टक्कर का अनुमान लगाया जा रहा है। उमाशंकर अकेला सपा में हुए शामिल, कहा कांग्रेस में पैसे लेकर बांटे गए टिकट। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने गुरुवार की देर रात विधानसभा चुनाव को लेकर अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की, जिसमें बरही विधायक उमाशंकर अकेला का नाम नहीं थी। इससे नाराज होकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी है और समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। बरही विधायक उमाशंकर अकेला ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है कि टिकट बंटवारे में पैसे का खेल चला है। उनसे 2 करोड़ मांगे गए थे। पैसे नहीं देने पर उनका टिकट काट दिया गया। उमाशंकर अकेला शुक्रवार को सुबह के 4 बजे पलामू में समाजवादी पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया। सपा में शामिल होने के बाद उमाशंकर अकेला ने बरही से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और उमाशंकर अकेला ने कहा कि कांग्रेस में उनका टिकट काट दिया है, अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं और समाजवादी पार्टी के टिकट पर वे विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर ईमानदार नेताओं को तरजीह नहीं दी जा रही है। ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया जो कभी कांग्रेस में नहीं रहा है। कांग्रेस में उनके जैसे नेताओं को अपमानित किया जा रहा है। वे 2 करोड़ नहीं दे पाए, जिस कारण उन्हें टिकट नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि वे जेपी आंदोलन के अनुयायी हैं। समय परिस्थिति बदलती है, वे कांग्रेस में शामिल हुए थे। उमाशंकर ने कहा कि उन्हें लगातार अपमानित किया जाता रहा। समाजवादी पार्टी के झारखंड प्रभारी व्यास जी गौंड ने बताया कि पार्टी में भी कई धमाके होंगे। कई लोग सपा में शामिल होने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशवर यादव उर्फ रंजन यादव ने बताया कि झारखंड में समाजवादी पार्टी के सहयोग के बिना सरकार नहीं बनेगी। संथाल की सीटों पर इंडिया गठबंधन प्रत्याशियों का नामांकन, सभी ने किया जीत का दावा। दुमका जिला में गुरुवार को इंडिया गठबंधन के प्रमुख प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। इसमें जरमुंडी से कांग्रेस प्रत्याशी बादल पत्रलेख, दुमका से झामुमो प्रत्याशी बसंत सोरेन और शिकारीपाड़ा से झामुमो प्रत्याशी के तौर पर आलोक सोरेन ने अपना नॉमिनेशन किया। सभी ने चुनावी मुद्दों को गिनाते हुए जीत का दावा किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी के तौर पर दुमका विधानसभा क्षेत्र के लिए निवर्तमान विधायक और हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन ने नामांकन भरा। बसंत सोरेन ने एक सेट में नॉमिनेशन किया है। नामांकन के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वैसे तो वर्तमान में मैं दुमका का विधायक हूं और मेरे प्रयास से यहां विकास के काफी कार्य हुए हैं, पर इसके अतिरिक्त जो भी कार्य छूट गए हैं या फिर जनता की जो आकांक्षा है उसे पूरा करना मेरी प्राथमिकता होगी। बसंत सोरेन ने कहा कि वैसे इस बार का मेरा सबसे बड़ा मुद्दा होगा युवाओं को रोजगार देना। रोजगार परक योजनाओं को धरातल पर लाकर युवाओं को काम देना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना मेरी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से भाजपा के प्रत्याशी सामने होंगे और इलेक्शन में चुनौती तो होती ही है। हमेशा की तरह इस बार भी उन चुनौतियों का मजबूती से सामना किया जाएगा। दुमका जिला के जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर 25 अक्टूबर को हेमंत सरकार के मंत्री बादल पत्रलेख ने पर्चा दाखिल किया। नॉमिनेशन के बाद उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार के कार्यकाल में जनता के हित में अनगिनत कार्य हुए हैं। इसके साथ ही मेरे कृषि विभाग में भी किसानों के लिए काफी काम हुआ, संपूर्ण क्षेत्र का विकास हुआ है। इन्हीं सब कार्यों को देखते हुए जनता मुझे एक बार फिर से अपनी सेवा का अवसर प्रदान करेगी। बादल पत्रलेख ने कहा कि मुझे जो 5 वर्षों का अवसर मिला, इसे पूरी तरह से मैं राज्य और अपने क्षेत्र की जनता को दिया है। लोगों का प्यार काफी मिला
और यह सब देखकर लगता है कि एक बार फिर जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का परचम लहराने वाला है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया जा रहा है, यह उनका अपना मुद्दा है, पर यहां के लोगों को सारी वास्तविकता की जानकारी है। दुमका जिला के शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र से झामुमो प्रत्याशी के तौर पर आलोक सोरेन ने नामांकन दाखिल किया। आलोक सोरेन दुमका सांसद नलिन सोरेन के पुत्र हैं, जिन्होंने लगातार 7 बार शिकारीपाड़ा विधानसभा से जीत दर्ज की है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि 8वीं बार जब उनके पुत्र मैदान में आ गए हैं तो उनका कैसा प्रदर्शन रहता है। नॉमिनेशन के बाद आलोक सोरेन ने कहा कि मेरी जीत पक्की है। मेरे पिता ने क्षेत्र की जनता के लिए वर्षों तक काम किया है, निश्चित रूप से उसका फायदा मुझे मिलेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने परितोष सोरेन को टिकट दिया है, जो हाल ही में एक क्षेत्रीय भाषा के फिल्म के हीरो के रूप में भी सामने आए थे। उन्हें उसी क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाना चाहिए। रेड कॉरिडोर पर नजर, पड़ोसी राज्यों की पुलिस के साथ तैयार हुई रणनीति। राज्य में होने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। राज्य के भीतर तो सुरक्षा के सभी इंतजाम किए ही जा रहे हैं, साथ ही पड़ोसी राज्यों की पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर बेहतरीन सुरक्षा का खाका तैयार किया जा रहा है। शुक्रवार को रांची स्थिति झारखंड पुलिस मुख्यालय में पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और बिहार पुलिस के साथ सुरक्षा को लेकर रणनीति तैयार की गई। लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, नक्सली संगठन अपनी ताकत का एहसास कराने की अक्सर कोशिश करते हैं। अगले महीने ही झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने वाला है। ऐसे में नक्सलियों के हर मंसूबे को नाकाम करने के लिए झारखंड पुलिस ने कमर कस ली है। ऐसे में झारखंड पुलिस अपने पड़ोसी राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और ओडिशा पुलिस के साथ लगातार समन्वय स्थापित कर इंटरस्टेट बॉर्डर पर सुरक्षा को लेकर कदम उठा रही है। आपसी समन्वय को बेहतरीन करने के लिए शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में पड़ोसी राज्यों के वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ झारखंड के डीजीपी अजय सिंह ने महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में नक्सलियों के रेड कॉरिडोर को ब्लॉक करने पर भी सहमति बनी है। झारखंड में नक्सलियों को बिहार के साथ साथ सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ से सपोर्ट मिलता रहा है। वर्तमान समय में भी कोल्हान में डेरा जमाए नक्सलियों में एक बड़ी संख्या छत्तीसगढ़ के रहने वाले नक्सलियों की है। ऐसे में झारखंड पुलिस छत्तीसगढ़ से लेकर पश्चिम बंगाल और ओडिशा तक फैले रेड कॉरिडोर पर विशेष नजर रखे हुए है। रेड कॉरिडोर में झारखंड पुलिस अपने पड़ोसी राज्यों छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के साथ संयुक्त रूप से नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रही है। इस बैठक में सभी राज्यों ने हार्डकोर नक्सलियों को लेकर सूचना का आदान प्रदान भी किया। चुनाव के दौरान दूसरे राज्यों के नक्सली झारखंड की सीमा में प्रवेश न कर पाए और न ही झारखंड के नक्सली दूसरे राज्यों की सीमा पर प्रवेश कर पाए। इसके लिए बॉर्डर पर विशेष चौकसी बरतने को लेकर रणनीति तैयार की गई है। नक्सली जिस रेड कॉरिडोर का इस्तेमाल एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए करते हैं, वहां पर स्मॉल एक्शन टीम को भी एक्टिव किया गया है। नक्सलियों के मूवमेंट की सूचना मिलने पर पूरी तैयारी के साथ स्मॉल एक्शन टीम उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। दरअसल झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में नक्सलियों की स्थिति बेहद कमजोर हुई है। ऐसे में झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में कोई खलल डालकर नक्सली अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने की कोशिश कर सकते हैं। यही वजह है कि शुक्रवार को ही बैठक में डीजीपी ने राज्य के हर बॉर्डर पर विशेष सतर्कता बढ़ाने की अपनी रणनीति को दूसरे राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ साझा किया। पड़ोसी राज्यों के पुलिस अधिकारियों ने भी झारखंड पुलिस को विश्वास दिलाया है कि उनके बॉर्डर से कोई भी गैरकानूनी कार्य नहीं होने दिया जाएगा। नक्सलियों पर नकेल कसने के लिए भी संयुक्त अभियान चलाया जाएगा। विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड पुलिस के द्वारा अपने पड़ोसी राज्यों यूपी, बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और बिहार पुलिस की समन्वय बैठक में डीजी रैंक से लेकर एसपी रैंक तक के अधिकारियों के बीच कई तरह की रणनीति तैयार की गई। झारखंड के साथ पड़ोसी राज्यों की पुलिस ने अपने अपने क्षेत्र के कुख्यात
और वांटेड नक्सलियों की सूची भी साझा की है। साथ ही उनकी तस्वीर भी साझा की गई है ताकि अगर वह झारखंड में प्रवेश करने की कोशिश करें तो उन्हें तस्वीर के आधार पर पहचान कर दबोचा जा सके। झारखंड डीजीपी अजय कुमार सिंह ने बताया कि इंटरेस्टेड बॉर्डर पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सिर्फ नक्सलियों के लिए ही नहीं बल्कि अपराधियों, नशे की तस्करों के साथ साथ अवैध हथियार को लेकर भी इंटरेस्टेड बॉर्डर चेक पोस्ट पर निगरानी रखने की रणनीति बनी है। कोकर में अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर बनेगा पंडाल। कोकर स्थित बजरंग क्लब द्वारा आयोजित श्री श्री काली पूजा समिति का 12वां वर्षगांठ समारोह धूमधाम से मनाया जाएगा। इस बार के पंडाल की थीम अयोध्या के राम मंदिर की लघु प्रतिकृति पर आधारित होगी, जो विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा। यह आयोजन 31 अक्टूबर से शुरू होगा और विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के साथ संपन्न होगा। कोल इंडिया मेडिकल कॉन्फ्रेंस 2024 का भव्य उद्घाटन। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड सीसीएल द्वारा आयोजित कोल इंडिया मेडिकल कॉन्फ्रेंस 2024 का शुभारंभ शुक्रवार को सीसीएल दरभंगा हाउस के कन्वेंशन सेंटर में हुआ। यह सम्मेलन 25 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2024 तक चलेगा। कॉन्फ्रेंस का विषय स्वास्थ्य प्राथमिकताएं, वर्तमान और भविष्य रखा गया है। इस आयोजन में देश विदेश के 15 से अधिक प्रख्यात वक्ता शामिल हो रहे हैं और कोल इंडिया लिमिटेड एवं उसकी सहायक कंपनियों के लगभग 250 डॉक्टर इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। समारोह का उद्घाटन सीसीएल के सीएमडी नीलेंदु कुमार सिंह, निदेशक वित्त पवन कुमार मिश्रा, निदेशक तकनीकी संचालन हरीश दुहान, निदेशक तकनीकी योजना परियोजना सतीश झा, मुख्य सतर्कता अधिकारी सीवीओ पंकज कुमार और सर्वोदय ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के चेयरमैन डॉक्टर राकेश गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर किया। संबोधन में नीलेंदु कुमार सिंह ने समाज में डॉक्टरों के योगदान को रेखांकित किया और कहा कि इस प्रकार के सम्मेलन ज्ञानवर्धन एवं जानकारी के प्रसार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस मंच से सभी डॉक्टर अपने सहकर्मियों के अनुभवों से सीख सकते हैं और नए चिकित्सा नवाचारों से परिचित हो सकते हैं। इस अवसर पर सभी गणमान्य अतिथियों ने इस कार्यक्रम और सम्मेलन के महत्व पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में कोल इंडिया और सीसीएल के कई महाप्रबंधक, विभागाध्यक्ष और बड़ी संख्या में डॉक्टर मौजूद रहे। कोल इंडिया मेडिकल कॉन्फ्रेंस 2024 का उद्देश्य कोल इंडिया की चिकित्सा समुदाय के अनुभवी चिकित्सकों के लिए एक साझा मंच तैयार करना, स्वास्थ्य क्षेत्र में नवीनतम प्रगति के प्रति जागरूक करना और अपने डॉक्टरों की जानकारी में वृद्धि करना है, ताकि वे अपनी सेवाओं के माध्यम से कर्मचारियों के स्वास्थ्य को सुदृढ़ बना सकें। पदोन्नत किए गए 2 आईपीएस को बैच लगाकर किया गया सम्मानित। झारखंड पुलिस मुख्यालय में शुक्रवार को एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें डीजीपी अजय कुमार सिंह और डीजी मुख्यालय आर.के. मल्लिक द्वारा चयन में पदोन्नत किए गए पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया। एसपी राकेश सिंह और ऋत्विक श्रीवास्तव को बैच लगाकर शुभकामनाएं दी गईं। समारोह में उपस्थित विशिष्ट अतिथियों में पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। तूफान दाना ने किसानों की बढ़ाई चिंता, फसलों के प्रभावित होने की संभावना। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान दाना का असर शुक्रवार को झारखंड में दिखा। इससे किसानों में बेचैनी सताने लगी है, क्योंकि खेतों में तैयार धान की फसल को ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। जो लंबे धान हैं वह तेज हवा बहने से सीधे जमीन पर गिर जा रहे हैं। तेज बारिश होने से खेतों में जल जमाव हो जाएगा। झुके हुए धान में पानी पड़ने से धान सड़ने लगेगा। इसके अलावा खेतों में लगी बोधी, आलू, मटर, मूली और टमाटर के पौधे भी क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, यानी किसानों को दोहरे नुकसान का सामना करना पड़ेगा। किसान कैलाश मुंडा और एतवा उरांव ने बताया कि तेज बारिश होने से फसल को नुकसान होने की संभावना है। खेतों में पानी का जमाव रहने से खेतों में सब्जियों के पैदावार कम होंगे। साग सब्जी बेचने वाला सूरत साहू ने बताया कि चक्रवाती तूफान से किसानों को भारी नुकसान सहना पड़ेगा। खेतों से साग सब्जी बाजार में कम पहुंचेगा। इससे सब्जी 10 से 20 रुपए तक महंगा हो सकता है।
खासकर धनिया पत्ती और टमाटर के दाम 100 रुपए किलो तक जा सकते हैं। नुक्कड़ नाटक कर मतदाताओं को किया जागरूक। आगामी विधानसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर सरायकेला जिले के विभिन्न इलाकों में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोक कला मंच के द्वारा कुचाई प्रखंड के रोलाहातू पंचायत में विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने के लिए आम लोगों को प्रेरित किया गया एवं 100% मतदान करने का आह्वान लोगों से किया गया। मौके पर कलाकारों ने बहकावे में तुम कभी आना, सोच समझकर बटन दबाना, छोड़कर अपने सारे काम, पहले चलो करें मतदान, वोट देना गर्व है, जनता का यह पर्व है का संदेश नाटक के माध्यम से दिया। नाटक के माध्यम से उपस्थित आम जनमानस को मतदाता के महत्व के बारे में समझाया और मतदाता जागरूकता से संबंधित पोस्टर बैनर प्रदर्शित किया गया। बता दें कि विधानसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाने के उद्देश्य से मतदान जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत विभिन्न तरह के आयोजन कर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। पिछले चुनाव में जिन पोलिंग बूथ पर मतदान प्रतिशत कम रहा है, उन पर विशेष फोकस कर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक कार्यक्रम को सुना और ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की बात कही। कार्यक्रम के अंत में आम लोगों से अपने मताधिकार का प्रयोग कर एक सशक्त लोकतंत्र के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की गई। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट्स मिलता रहेगा। अब हमको इजाजत दीजिए। जोहार।